नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर श्रीनाथ नागनाथन है और मेरी वाइफ अंबिका। हम दोनों हैदराबाद से एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं पैशनेटली। और हमारा एक ही मोटो है कि हम सभी लोगों को स्वास्थ्यपूर्वक और स्वादिष्ट, साथ ही साथ उनके आरोग्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। और उनके आरोग्य के लिए हम लोग यही बताना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन मींस पौष्टिकता कितनी महत्व देती है। इसी कारणवश इस बार हमने सोचा कि हम एक एक टॉपिक पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अभी सब जगह पे एक मुख्य तरह से अगर आप देखा जाए तो आप डायबिटीज के बारे में, मधुरोग जिसे कहते हैं, उसके बारे में सभी जगह पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मैंने कुछ दिनों पहले तमिल में मैंने एम्वे का सेशन किया था, जिसमें मैंने डायबिटीज के बारे में बताया था, जो आज मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूं। मधुरोग या डायबिटीज अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या है, इसका अर्थ यही है कि सब जगह पे डॉक्टर कहेंगे इसका नाम है डायबिटीज मिलिटस। ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मींस आपके अगर शरीर में आप खाना खाते हैं और खाना सही से पचता नहीं है तो उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर लिया जाता है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाए तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। उसका जो रेंज है वो 65 टू 160 mg पर डीएल के इसमें कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए अगर आपका नॉर्मल है तो करीबन आप 90 से 100 के बीच में आप, या 70 से 100 के बीच में रह सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक है और आपने सुबह चेक किया, जब आपने खाना कुछ नहीं खाया, अगर आपने चेक किया तो 80 से अगर 100 के बीच में या 110 के बीच में आता है तो आप कह सकते हैं प्री डायबिटिक स्टेज। कभी कभी इस रेंज को 120 तक भी बताया जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी मात्रा 90 से लेकर 130 के अंदर आती है तो आप डायबिटिक के रेंज में हैं। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर अभी जानना जरूरी है कि ये कैसे होता है। अगर आपकी पैंक्रियास इंसुलिन को अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, या आपका जो शरीर है इंसुलिन को नहीं ले पाता है, तो इसे मधुरोग या डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दो हार्मोन आपके पैंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस बनाता है और ग्लूकागोन जो है वो अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस बनाता है। ये कैसे होता है? जब अगर आपका पैंक्रियास है तो पैंक्रियास में ये जो सेल होते हैं ये अंदर रहते हैं। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा आती है तब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो एक समूह के रूप में, बाहर के एक समूह के रूप में और अंदर के समूह के रूप में दिखाई देते हैं। अंदर का जो समूह है उसे बीटा सेल्स कहा जाता है और बाहर का जो समूह है उसे अल्फा सेल्स कहा जाता है। अंदर के सेल से आपको इंसुलिन की मात्रा मिलती है। जब ये इंसुलिन हार्मोन बनता है और आपके शरीर में, ब्लड में अगर ग्लूकोज आता है, जब आप खाना खाते हैं, जैसे कि चावल हुआ, या आपने कोई पिज्जा खाया, बर्गर खाया, या आपने समोसे खाए, या आपने जो है ना रोटी खाया, तो आपके शरीर में ग्लूकोज अंदर आता है। जब ग्लूकोज अंदर आता है तब ये इंसुलिन बनने के बाद तुरंत इसके पास जाके जुड़ जाता है और ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इस ग्लूकोज की मात्रा में अगर आपके शरीर में है तो आपका शरीर क्या करता है, उसे आपके अणु को या आपके कणों को देता है, दैट इज आपके सेल्स को देता है। आप देख लीजिए, इसे सेल्स आप देखेंगे तो इस सेल्स में आपको ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, हरा कलर का जो दिख रहा है, इसको रिसेप्टर कहा जाता है। ये एक गेट कीपर की तरह होता है, जहां पर आप इंसुलिन जब वहां पर जाता है और इंसुलिन वहां जाके आपको दिखाता है कि मैं आ चुका हूं, तो इंसुलिन जाके इसके साथ जुड़ता है और अपना आइडेंटिटी बताता है कि मैं आ चुका हूं। जैसे ही ये बताता है तो ये पीले कलर के जो आपके सेल्स दिखते हैं, इसे प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन का दरवाजा जो है वो खुलता है, जिससे कि ये ग्लूकोज जो है वो अंदर चला जाता है। ग्लूकोज अंदर जाने के बाद अगर आप भूखे हैं
या आपने है ना कोई व्रत रखा है, या आपने 4-5 दिन से कुछ खाना ही नहीं खाया है, तब भी आपका शरीर स्वस्थ रहने के लिए आपके शरीर में पहले से जमा हुआ ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन के रूप में दिखाई देता है, आपके मसल्स में और आपके टिश्यूज में रहता है। इसको भी पैंक्रियास क्या करता है, अपने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बाहरी समूह में जो अल्फा सेल्स है, उसमें से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन आपके लिवर में जाता है, और लिवर में जो भी ग्लाइकोजन आपके मसल्स में या आपके टिश्यूज में जमा हुआ है, उसे लेके आता है लिवर में, और ये ग्लूकागॉन उसे शुगर के रूप में या ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके आपके ब्लड सेल्स में देता है। जैसे ही ये आता है तो आपको एनर्जी मिलता है। इसीलिए अगर आप व्रत में हैं या आप 3-4 दिन से आपने खाना नहीं खाया है, तब भी आप जी सकते हैं। पर डायबिटीज के मात्रा में देखा जाए तो इसे 3 मात्रा में दिखाया देता है। अगर आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर कीजिए। जो नॉर्मल पर्सन का डायबिटीज होता है वो 70 से लेकर 100 mg पर डीएल के मात्रा में रहता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो ये 80 से 130 के अंदर दिखाई देता है। अगर ये पोस्ट लंच मींस जब आपने खाना खाया, जिसमें चावल हुआ, रोटी हुआ, या आपने उसके साथ सब्जी दाल ये सब मिला के आपने खाया है, उसको खाने के 2 घंटे बाद जब आप ग्लूकोज की मात्रा आप लेते हैं, ग्लूकोज की मात्रा देखते हैं, या आपको पहले से डायबिटीज है और आप खाना खा चुके हैं और आपने अपना टैबलेट भी डाल लिया है, उसके 2 घंटे के बाद जब आप चेक करते हैं, तो नॉर्मल पर्सन जिसके पास दो उसने अगर टैबलेट नहीं लिया और डायबिटीज नहीं है, तो उसे लेस देन 140 mg पर डीएल के मात्रा में दिखाया जाता है। अगर आपने ग्लूकोज मींस खाना खाया और मेडिसिन भी ले लिया, उसके 2 घंटे के बाद अगर आप चेक करते हैं और आपको डायबिटीज है, तो ये लेस देन 180 की मात्रा में होना चाहिए। अगर आपको ग्लूकोज है मींस आपको मधुरोग हो रहा है, या मधुरोग आ चुका है, या आपको मधुरोग भी नहीं है, आपको जांचना है कि आपकी ब्लड की मात्रा में अगर ग्लूकोज है तो कितना है, तो उसे HbA1c कहा जाता है। ये HbA1c 3 मास के दरमियान लिया जाता है। मींस 3 मास में आपके खून में, ब्लड में ये अगर ग्लूकोज जम जाता है तो उसे HbA1c कहा जाता है। तो नॉर्मल पर्सन में डायबिटीज की मात्रा अगर आप देखते हैं, या डायबिटीज है या नहीं है देखते हैं, तो ये लेस देन 5.7 होना चाहिए। मींस 5.7 से 8 की मात्रा में दिखाया जाता है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं तो 7 के ऊपर अगर है तो आप इसे डायबिटिक्स का शुरुआत कह सकते हैं, या डायबिटीज आपको हो चुका है आप कह सकते हैं। डायबिटीज के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, दैट इज टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, प्री डायबिटिक्स जिसकी अगर बीएमआई देखा जाए अगर 30 के ऊपर है या 35 के ऊपर है, उसे ओबीस कहा जाता है, मोटापा कहा जाता है। या आपको अगर जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है, आपके परिवार में आ रहा है, तो भी ये प्री डायबिटीज के रेंज में आ सकता है। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, इसको मोदी कहा जाता है। ये जो है मेनली लड़कों में और लड़कियों में दोनों में हो सकता है, क्योंकि 13 या 15 के उम्र में जब उनका मासिक धर्म स्टार्ट होता है लड़कियों में, या लड़कों का जब है ना विकसित होना स्टार्ट होता है, तो ये डायबिटीज होने की संभावना कभी कभी होती है। नियोनेटल डायबिटीज जब मां से बच्चे को होता है तो उसे नियोनेटल डायबिटीज कहा जाता है। और भी प्रकार के डायबिटीज हैं, जैसे कि वोल्फ्राम सिंड्रोम, एल्स्ट्रॉम सिंड्रोम, और उसके साथ साथ लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन अडल्ट्स। दैट मींस इसका अर्थ है कि आपका शरीर आपके शरीर को ही बाहर का शरीर, बाहर के सेल्स मानकर उस पर अटैक करता है, और उससे भी कभी कभी आपको डायबिटीज हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज, ये इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। ये इसका उसका अर्थ यही है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का अर्थ है कि आपको हर वक्त इंसुलिन की जरूरत है, पर आपका सेल या पैंक्रियास आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सो रिक्वायर्स इंसुलिन।
10% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहां पर अभी टाइप 1 डायबिटीज पे जूझ रहा है। इसमें कभी कभी आपका पैंक्रियास बना सकता है, कभी कभी बना भी नहीं सकता, इतना कम मात्रा उसमें प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसका अर्थ यही है कि आपका सेल ये मानता है कि ये मेरा सेल नहीं है, कोई बाहर का सेल है, और उसको ही खत्म करने के लिए उतावला होता है, जिसके कारण आपके बीटा सेल्स को खत्म कर देता है, जहां पर पैंक्रियास बनना चाहिए, पैंक्रियास में इंसुलिन बनना चाहिए, पर वहां पर बन नहीं पाता। साथ ही साथ बच्चों में यह ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए 3 साल से 5 साल की उम्र के अंदर इसे जांचा जाता है और उसके अंदर ही पहचाना जाता है। इसका ट्रीटमेंट एक ही है, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ पौष्टिक खाना, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज और नींद अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो इसका 4 प्रकार है। पहला है रैपिड एक्टिंग, जहां पर 15 मिनट से आप इंजेक्शन लेने के 15 मिनट के बाद करीबन 3 से 4 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। शॉर्ट एक्टिंग, जहां पर 30 मिनट के इंजेक्शन के बाद आपको 6 से 8 घंटे तक इफेक्ट रहता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग, जहां पर 1 से 2 घंटे के इंजेक्शन के बाद आपको 12 से 18 घंटे तक यहां पर रहता है, आपके अंदर इंसुलिन की मात्रा रहती है। और सबसे ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग, जहां पर थोड़े घंटे के बाद ही चालू होता है, और स्टार्ट होने के बाद आपको 24 घंटे तक आपके अंदर इंसुलिन की मात्रा बनी रहती है। टाइप 2 डायबिटीज, जो आज के जमाने में 30 से 40% के लोगों में पाया जाता है, यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के नाम से कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कि आपका पैंक्रियास इंसुलिन बना सकता है, लेकिन आपका सेल्स मींस आपके जो त्वचा में जो भी सेल्स हैं, उन्हें वो पहचान नहीं सकता कि ये इंसुलिन है। इसके कारण वो ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाता। इसका बहुत सारे इसके कारण है, बट यहां पर आप देख सकते हैं कुछ कारण जो प्रचलित हैं और सब जगह पे दिखाई देते हैं, जैसे कि ओवरवेट। आपका वेट मैंने जैसे बताया, अगर आपका वेट या बीएमआई 30 से ऊपर है तो आप ओवरवेट या ओबीस के कैटेगरी में आते हैं, तो आपका वेट कम करना बहुत जरूरी है यहां पर। दूसरा, अगर आपका एज 45 या उससे ज्यादा है, 45 या उससे ज्यादा है, तो आपको ये मधुरोग होने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता या आपके दादा दादी, नाना नानी या आपके भाई बहन किसी को भी हुआ है, तो अगला चांस आपका भी हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आईटी कंपनी में बहुत सारे टाइम पे, या आप कोई भी अभी जॉब ले लीजिए, इतना स्ट्रेस ज्यादा रहता है और नॉर्मली व्यायाम करने के लिए अभी समय नहीं मिलता है, जिसके कारण उनका वेट बढ़ जाता है। तो अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं, तो संभावना ज्यादा होती है इसमें। प्री डायबिटिक, जहां पर ओबिसिटी है, मींस आपका अगर वेट बढ़ चुका है, बीएमआई जैसे मैंने बताया कि 30 के ऊपर है, या आपके परिवार में ये जीन्स के रूप में आ रहा है, तो हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है, दैट इज 200 के ऊपर है, और या ट्राइग्लिसराइड्स, अगर आप फैटी खाना ज्यादा लेते हैं, जैसे कि समोसा, पकोड़ा, या आप कोई भी बज्जी बोंडा जो भी है आप लेते हैं, तो चांसेस इसमें ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप रोज की मात्रा में आपके अंदर सॉल्ट को ज्यादा कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑयल, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ज्यादा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज सबसे पहला है इसमें, हार्ट डिसीज, क्योंकि आपके ब्लड में, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। इसका कारण एक ही है, क्योंकि ग्लूकोज अभी आपका चाशनी बन चुका है। तो ग्लूकोज से जो ब्लड आपका पानी जैसा होना चाहिए, वो अभी चाशनी बन चुका है, जिसके कारण आपके हार्ट में जाके प्रेशर देता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ब्रेन के लिए आपको पैरालिटिक स्ट्रोक्स आ सकते हैं, या आपको न्यूरोपैथी मींस नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है, किडनीज को अफेक्ट कर सकता है, किडनीज के बहुत सारे प्रॉब्लम है, नेफ्रोपैथी कहा जाता है। आंख में कॉटन के जैसा इसमें फॉर्म होता है, कॉटन वूल अपीयरेंस, या कैटरैक्ट फॉर्म हो सकता है, रेटिनोपैथी या विजन लॉस, और स्किन्स में बहुत सारे फंगल एंड बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं।
और डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि नींद सही से नहीं हो पाता, सो बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। हाइपर ऑस्मोलार हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट, जहां पर आप बहुत यूरिन करेंगे, आपको डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, थर्स्ट ज्यादा होगा, आपका सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, तो आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, तो यूजुअली ये 24 टू 28 वीक में ओरल प्रेगनेंसी टेस्ट के हिसाब से किया जाता है, मींस ओरल ग्लूकोज टेस्ट के हिसाब से इसको देखा जाता है, जहां पर आपको ग्लूकोज को पीना पड़ता है और 2 घंटे के बाद से आपका ग्लूकोज का रीडिंग चालू होता है, जिसमें देखा जाता है कि आपका जो रेट है 140 के नीचे है या ऊपर है। अगर 140 के नीचे है तो आप सेफ है, अगर 140 के ऊपर है तो आपके बच्चे को भी यहां पर डायबिटीज होने की संभावना हो सकती है। तो ओवरवेट इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आज के जमाने में लेडीज को बहुत सुरक्षित होना पड़ता है, साथ ही साथ व्यायाम की मात्रा कम होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आईटी कंपनीज में काम करते हैं बहुत सारे मेरी बहनें यहाँ पर आईटी कंपनीज में, या लेक्चरर के तरफ पे, या आप पुलिस में हो सकते हैं, या आप मिलिट्री में हो सकते हैं, कहीं पर भी आपको एक ही जगह पे खड़े होके काम करना है या एक ही जगह पे बैठ के काम करना है, ऐसे काम आप कर सकते हैं, पर संभावना एक ही है, अगर आपका वेट 30 के ऊपर है तो संभावना आपकी बढ़ सकती है। एज, नॉर्मली प्रेगनेंसी का एज जो है वो 25 से 35 के एज के बीच में प्रेगनेंसी गुड प्रेगनेंसी कहा जाता है, पर यहां पर अगर आपका वेट ज्यादा है और ये सब संभावना है, तो ये आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की ओर ले सकता है। पास्ट हिस्ट्री मींस आपके घर पे परिवार में किसी को भी अगर हुआ है तो कभी भी आपको भी होने की संभावना हो सकती है। अगर आपने पहला आपका डिलीवरी के टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज की संभावना थी, तो दूसरे टाइम पे भी होने की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ बच्चे का अगर वेट 9 पाउंड्स दैट मींस 4.08 केजीज के ऊपर है, तो संभावना बढ़ सकती है आपको, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि मां से बच्चे को जब खून जाता है तो उसमें से ब्लड के साथ साथ ग्लूकोज भी चला जाता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में माता पिता, नाना नानी, दादा दादी या उनके भाई बहन किसी को भी अगर डायबिटीज हुआ है, तो चांसेस है कि आपके परिवार में आपको भी हो सकता है। और पीसीओएस और पीसीओडी, जिसे मैं अगली बार कवर करूंगा आपको एक और टॉपिक पे, तो उस टाइम पर भी ये होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रीमेच्योर बर्थ का, हायर देन नॉर्मल वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इंक्रीज्ड रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन लाइफ, जॉन्डिस हो सकता है, और लो ब्लड शुगर। सिम्टम्स कैसे होते हैं? पहला सिम्टम है आपको डायबिटीज हुआ है समझिए, तो आपके इसमें क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड में, पर इंसुलिन की मात्रा बहुत कम है, तो ये चांसेस आपको टाइप 1 में हो सकता है और टाइप 2 में भी हो सकता है। तो इस स्टेज में अगर आप देखा जाए तो आपके यहां पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ चुकी है, तो ये चाशनी बन चुका है। अभी अभी क्या है कि आपको इंसुलिन ही नहीं है, या इंसुलिन बहुत कम है, या इंसुलिन ले नहीं पा रहा है सेल, तो उस टाइम पे क्या होगा, एडिपोज टिश्यू, जो आपके शरीर पे जो भी टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, वहां पर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा, साथ ही साथ आपके मसल्स में भी ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजन के रूप में नहीं रह पाएगा। तो इस स्टेज में एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, एनर्जी करने के लिए अपने फैट को, मींस आपके जो कोलेस्ट्रॉल, जो भी आपके फैट आपके एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, तो उसको वो ब्रेक करेगा लाइपोलाइसिस के थ्रू। और मसल्स क्या करेगा, प्रोटीन्स, आप जो प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन को मसल्स में स्टोर करता है, तो उसको भी ब्रेक करेगा, और इसको क्या करेगा, इसके कारण आपका वेट लॉस होगा और आपको भूख ज्यादा लगेगी। अगर आप भूख ज्यादा लगती है, आप खाना ज्यादा खाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को खाना, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे को बहुत खाना खाना है, इस स्टेज को कहा जाता है पॉलीफैगिया। दूसरा है कि आपका जो ब्लड है उसमें, जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, तो प्यूरिफिकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा छन्नी है, वो है किडनी। तो किडनी क्या करेगा, ब्लड को जब है ना छन्नी करेगा और आपको यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा, तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज ज्यादा पानी को खींचता है बाहर। तो क्या करेगा, आपको ज्यादा पानी आपके शरीर से खींचकर यूरिन की तरह से वो बाहर लेके आएगा। जब यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है तो उसे कहते हैं ग्लूकोज यूरिया, और अगर यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीयूरिया। और इसके साथ साथ
अगर यूरिन ज्यादा जाएंगे तो आपका जो शरीर है या आपका जो स्किन है वो क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस सिकुड़ जाने से आपको आपको है ना, आपका गला सूखेगा, आप ज्यादा पानी पिएंगे, तो इस स्टेज को आपको कहा जाएगा पॉलीडिप्सिया। इसमें एक और स्टेज है, इसको कहा जाता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसका अर्थ यही है कि अगर आपका एडिपोज टिश्यू है और आपको ग्लूकोज वहां नहीं मिल रहा है, तो आपका शरीर वहां पर लिपोलाइसिस करेगा, मींस लिपिड को ब्रेक करेगा, फैट को ब्रेक करेगा, फेक करके आपको क्या करेगा, लीवर में भेजेगा। लिवर इसको क्या करता है, इसको कीटो एसिड के रूप में कन्वर्ट करता है और इसे ब्लड में छोड़ देता है। जब कीटो एसिड ब्लड में बढ़ जाता है तो एसिडिटी, नॉर्मली ब्लड का पीएच 7 होता है, पर अभी क्या होगा, ये 3 से 4 या 3 से 5 के बीच में पहुंच जाएगा। जब 3 से 5 के बीच में पहुंचता है तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि कॉस्मॉल रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें आप ज्यादा सांस लेंगे, आपको सांस लेने की तकलीफ हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड सही से नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण आप बाहर नहीं छोड़ पाएंगे और अंदर ही अंदर एसिडिटी बढ़ता जाएगा। कभी कभी एसिडिटी अगर घटता भी है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कालापन आपके शरीर में वहां वहां हो सकता है, यहां वहां सब जगह पे फैल सकता है। दूसरा है हाइपर कैलेमिया, जहां पर के मैंने कैपिटल डाला है, उसका अर्थ यही है क्योंकि एसिड बढ़ने की वजह से वहां पर प्रोटॉन मींस H+ की मात्रा बढ़ जाती है। ये H+ क्या करेगा, जो पोटेशियम आपके सेल के अंदर है उसको बाहर करके H+ अंदर चला जाएगा, जिसके कारण पोटेशियम क्या है, आपके खून में बढ़ जाएगा और यूरिन की तरह बाहर चला जाएगा। लेकिन खून में जब पोटेशियम बढ़ जाता है तो इसे हाइपरकैलेमिया कहा जाता है, जिससे आपको वीकनेस हो सकता है, आपको नौजिया हो सकता है, मीन सर दर्द, चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसा होना, ये सब इसके लक्षण है। साथ ही साथ हाई आयोनिक गैप, एनायन गैप होता है, जिसमें आपको अनमेजर्ड आयंस यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण आपके हाथ में या आपके पैरों में झंझनाहट जैसी होती है, जैसे कि करंट पास हो रहा है ऐसा लगेगा आपको, खुजलियां जैसी होती है। तो ये सब आपको, ये कीटो एसिडोसिस का एक कंडीशन है। सो कैसे इसको सुधारा जा सके, 4 पिलर है आपके हार्ट हेल्थ लाइफ के लिए और हार्ट के लिए। सो एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, आप 30 मिनट का वॉकिंग कर सकते हैं। आप अगर योगा कर सकते हैं तो योगा कीजिए। तो मेनली ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन कीजिए 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन, जिससे कि आपको डिप्रेशन या ब्रेन का जो भी आपको कूल करना है, आपके बॉडी को शांत करना है, तो उसके लिए बहुत काम आएगा। 6 से 8 घंटे अच्छे सोइए। आप दिन में सोते हैं, रात को सोते हैं, कभी भी सोते हैं, 6 से 8 घंटा आप सोइए, जिससे कि आपका शरीर शांत हो सके और आपका हार्मोन अच्छा काम कर सके। उसके साथ साथ हेल्थी डाइट मींस पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है। ये पौष्टिक खाने में क्या क्या चाहिए, हाई कैलोरीज होना चाहिए जहां पर आपको एनर्जी मिले, लो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, एडिक्वेट प्रोटीन होना चाहिए, जिससे कि आपका मसल्स का जो भी लॉस हुआ है, आप सुकड़ गए हैं, पतले हो चुके हैं, तो उसको वापस से आपका मसल बनाने के लिए एडिक्वेट प्रोटीन होना चाहिए। फैट की मात्रा बहुत कम कीजिए, फाइबर को ज्यादा कीजिए, विटामिन और मिनरल्स को ज्यादा कीजिए। तो ये सब आप खाना खा सकते हैं। ये एक्चुअली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अर्थ है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मींस जब आपका शुगर आपके ब्लड में मिल सकता है, उसको लो ग्लाइसेमिक मींस ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। ये अगर 0 से 40 या 45 के बीच में है तो ये लो में है, 50 मींस 45 से 70 के बीच में है तो ये मीडियम ग्लाइसेमिक है, ये अगर 70 से 100 के इसमें है तो ये हायर ग्लाइसेमिक में कहा जाता है। सो इसमें आपको ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ब्राउन राइस, जहां पर आपको एक है ना ऊपर फाइबर का मात्रा ज्यादा रहता है। बिना पॉलिश किया हुआ राइस आप खा सकते हैं। बिना पॉलिश किया हुआ गेहूं अगर आपको मिलता है, उससे आप रोटी बना के खा सकते हैं। साथ ही साथ एग मींस अंडा ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपके शरीर को, ब्लड को प्यूरिफाई और आपके लंग, आपके लिवर को प्यूरिफाई करने के लिए सिनेमन मींस आप दालचीनी और आपकी हल्दी, जो आपके बगीचे में उगी हुई हल्दी हो तो सबसे बढ़िया है। मार्केट में अगर मिलता है तो भी आप ऐसे जगह पे लीजिए जहां पर आपको प्रिजर्वेटिव ऐड ना किया हो, शुद्ध रूप में मिला हुआ। ये 2 चीज आप ले सकते हैं। अगर आप फल में देखते हैं तो एप्पल सबसे अच्छा है। साथ ही साथ
ब्लूबेरीज, ग्रेप्स भी आप थोड़ा समझ के लीजिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि इसमें क्या है, वो ले सकते हैं। साथ ही साथ कीवी, पियर्स, ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज। साथ ही साथ वेजिटेबल्स में अगर आप देखा जाए तो पालक के जो अलग अलग प्रकार होते हैं तो पालक ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर, गोभी, ब्रोकोली, लेट्यूस मींस कैबेज के जैसा जो लेट्यूस होता है उसको ले सकते हैं, आप सलाद बना सकते हैं। पेपर मींस नॉर्मली पेपर्स आपको ग्रीन कलर पेपर्स मिलता है तो वो आप ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, टोमेटो, कुकुम्बर, ऑनियंस, स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें पहले से शुगर होता है तो डायरेक्टली आप उसको कट करके उसका सब्जी बना के आप डायरेक्टली खा सकते हैं, शकरकंद सो सबसे बढ़िया है। उसके साथ दाल आइटम्स बहुत जरूरी है, सो उसके साथ साथ मटर। और जो जो अवॉइड करना है वो है तला हुआ जो भी आइटम है, प्रोसेस्ड फूड्स है जैसे कि बेकरी आइटम्स हुआ, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स जो भी हुआ उसको सबको अवॉइड कीजिए, ब्रेड को अवॉइड कीजिए, कुकीज, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स ये सब अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स में मेनली बनाना, कटेल दैट इज जैक फ्रूट, मैंगो दैट इज आम, ये सब अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ रूट वेजिटेबल्स जैसे कि है ना, इसमें एक्सक्लूडिंग है पोटैटो और कांदा गड्ढा। सो इसमें जो भी है आप है ना देख के लीजिए क्योंकि कभी कभी ये आपका शुगर बढ़ा भी सकता है तो संभाल के खाइए। नॉर्मली आप घर पे जो शुगर लेते हैं उसको अवॉइड कीजिए, हनी को अवॉइड कीजिए, शुगर सिरप्स है तो अवॉइड कीजिए, केक, कैंडीज, चॉकलेट्स, फ्राइड फूड्स मीन समोसा, तले हुए जो भी आइटम्स है, अल्कोहल, शराब, फिर स्वीट एंड जूस आप है ना अगर खा सकते हैं, आपको दांत है तो चबा के खाइए तो तभी आपको उसमें फाइबर मिलेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप है ना दुकान में जाके डायरेक्टली जूस बना के मत पीजिए, इसको ये डेंजरस है। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसको मत पीजिए क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें सैक्रिन नाम का एक शुगर ऐड किया जाता है जिससे कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपको शुगर टैबलेट्स में भी मिलता है, तो ये 300 से 400 mg के मात्रा में मिलता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए संभाल के एक दिन में एक टैबलेट ही लीजिए, उससे ज्यादा शुगर फ्री टैबलेट्स ना लीजिए। सप्लीमेंट्स के रूप में अगर एम्बे देखा जाए तो एम्बे न्यूट्रीलाइट आपको बहुत अच्छा सप्लीमेंट देता है। तो पहला है यहाँ पर प्रोटीन जिसमें कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। साथ ही साथ इसमें आपको कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया, कोई स्वीटनर नहीं है, ना ही कि इसमें कोई फैट है, ना ही कि कोलेस्ट्रॉल है। तो आप किसी में भी इसको मिला के पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो आपके मसल मास को इंप्रूव करने की क्षमता है यहाँ पर। इसका पीडी का स्कोर 1 है तो डाइजेशन आपको इजीली हो सकता है, तो इसका एडवांटेज यही है। दूसरा है मल्टीविटामिन। मैंने जैसे बताया कि आपको ज्यादा मल्टीविटामिन लेना चाहिए और मिनरल्स लेना चाहिए, तो आपको यहाँ पर 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल और 2 फाइटोन्यूट्रिएंट मिलते हैं जिससे कि आपका जो पौष्टिकता है वो बरकरार रह सकता है। तीसरा है गुड फैट। तो इसके लिए सैल्मन ओमेगा 3 बहुत अच्छा है जो आपके हार्ट को, लिवर को, नर्व्स को, सबको स्ट्रॉन्ग करता है और आपको स्ट्रेंथ देता है। चौथा है विटामिन सी, बिकॉज आपके शरीर में पहले से एसिडिटी बढ़ चुकी है, आपके इसमें इंफेक्शन आने की चांसेस ज्यादा होती है, तो आपको इम्यूनिटी की जरूरत है, डाइजेशन को सॉल्व करना है, तो विटामिन सी बहुत जरूरी है, वो ले सकते हैं। उसके बाद आपके डाइजेशन को नॉर्मल करने के लिए और गट को मींस इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेचुरल भी बहुत एसेंशियल है क्योंकि इसमें ईस्ट है तो प्रोबायोटिक का इफेक्ट है, तो आपके गट को और नॉर्मल बैक्टीरियाज को उसको इंप्रूव करने के लिए ये हेल्प करता है और अब्जॉर्प्शन को भी अच्छा करता है। उसके बाद गार्लिक है, तो गार्लिक इसमें कोटेड है तो आपको है ना मुंह में स्मेल नहीं आएगा, डायरेक्टली आपके स्टमक में जाने के बाद ही वो गार्लिक का इफेक्ट स्टार्ट होगा, तो डाइजेशन नॉर्मल होगा। डाइजेशन नॉर्मल होगा तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी नॉर्मल होगा और पैंक्रियास का इसमें अच्छा एडवांटेज रहेगा। उसके बाद आता है अश्वगंधा। जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए, स्लीप डिसऑर्डर को सॉल्व करने के लिए अश्वगंधा रात के समय पे दूध के साथ दे सकते हैं जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, नींद ना आने की प्रॉब्लम ये सब सॉल्व हो सकती है। उसके बाद फाइबर है। फाइबर का काम यही है जैसे कि आप अगर कुछ पालक खाते हैं या आप सेब खाते हैं तो उसमें फाइबर ज्यादा रहता है, तो ये क्या करता है आपके ग्लूकोज के साथ जुड़ के उसके बाद धीरे 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 करके छोड़ता है। तो जब आप फाइबर लेते हैं तो सुबह एक ग्लास पानी के साथ मिला के
या रात को 1 गिलास पानी के साथ मिला के आप पी सकते हैं। अगर आप दोनों समय पीते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो आपका शरीर अच्छा हो सकता है। उसके बाद मधुनाशिनी, शुंठी और त्वाक। मधुनाशिनी आपको है ना मधु रोग के इसमें मधु को कंट्रोल करने के लिए, मींस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, और आपके पैंक्रियास में फिर से इंसुलिन प्रोड्यूस करने की क्षमता को देता है। पर ये 3 से 6 महीने के अंतराल में ही हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप शुंठी और त्वाक को देखते हैं तो ये आपका दालचीनी और आपके अदरक के रूप है। दो आपको एक एसिडिटी को कम करने के लिए, आपके है ना इसमें इम्यूनिटी देने के लिए, साथ ही साथ आपके पैंक्रियास को अच्छा करने के लिए और डाइजेशन को अच्छा करने के लिए हेल्प करता है। लास्ट इसमें आपका मिल्क त्रिसल प्लस है, जो आपके लिवर को, क्योंकि लिवर अभी ज्यादा काम करेगा, क्योंकि सब जगह पे जहां पर भी आपको ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है वहां से लेकर आके ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है ये। लेकिन सिंस आप देख सकते हैं कि इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज की मात्रा तो बढ़ रही है, तो लिवर ज्यादा काम कर रहा है। तो लिवर को अच्छा करने के लिए, टॉक्सिन को बाहर करने के लिए मिल्क त्रिसल प्लस बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें पौष्टिक खाना बनाने के लिए सबसे मुख्यतः यहां पर एम्वे क्वीन काम करता है। एम्वे क्वीन में आपको 3 लेयर, 5 लेयर या 7 लेयर के रूप में मिलाया जाता है। जब ये आप स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं, क्योंकि ये सर्जिकल स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, तो यहां पर ये वाइटालॉक के साथ और ऑप्टीटम के साथ आता है, जिसके कारण आपके विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी तरह अंदर ही पौष्टिक रूप में आपके खाने में रहते हैं। साथ ही साथ ऑप्टीटम होने की वजह से आप इसे लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में खाना बना सकते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम, जैसे कि एल्यूमिनियम का कुकर हुआ, एल्यूमिनियम के पात्र हुए, या आप कोई भी स्टेनलेस स्टील का पात्र लेते हैं जो पतला है, तो उसमें हीट तो अच्छा जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम में आपका लीचिंग ज्यादा होगा, जिससे कि आपके स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज हुआ, उसको भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम इसमें एक मुख्यतः काम करता है, जिसके कारण अगर आप एबमेक्विन लेते हैं तो और खाना बनाते हैं तो आपके शरीर को आप स्वस्थ बना सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़े हेल्थी टिप्स, जैसे कि मैंने बताया, आप वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए 30 से 45 मिनट तक, मेडिटेशन कीजिए 15 मिनट तक। उसके साथ साथ रेगुलर चेकअप पे जाइए डायबिटोलॉजिस्ट के पास, और आप ही अपना मेडिसिन कंट्रोल ना कीजिए, डॉक्टर के सजेशन पे ही आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेडिसिन का डोसेज भी आप ही कम ना कीजिए, डॉक्टर से पूछने के बाद, आपके टेस्ट को देखने के बाद ही वो कम करेंगे। ग्लूकोज का चेकअप हर वक्त आपको हर हफ्ते करना चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो हर दिन कीजिए, अगर आपका मिड रेंज में है तो हर हफ्ते या हर महीने कीजिए, अगर नॉर्मल में है तो 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। एलडीएल और एचडीएल ये दोनों देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ सकती है। इसलिए 3 से 6 महीने के अंतराल में आप इसका हर वक्त टेस्ट लीजिए और आपके हार्ट को भी स्वस्थ कीजिए। इसमें हेल्थी डाइट और सप्लीमेंटेशन बहुत मुख्य है, तो इसलिए आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना बनाइए, सप्लीमेंटेशन प्रॉपर लीजिए, जिससे कि आपको स्वास्थ्य रूप में आपको स्वस्थ रह सके। साथ ही साथ 8 से 9 ग्लास पानी पीजिए, जिससे कि आपका शरीर हर वक्त हाइड्रेटेड रहे और स्वस्थ रहे। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया ये आपको एक महत्वपूर्ण और हेल्थी लाइफ और पौष्टिक लाइफ देने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है और मुझसे बात करना चाहता है, या आप मुझे और क्या बात करना है, किस टॉपिक पे बात करना है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए कौन सा लेके आऊं। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ हो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों का यहां पर अच्छा हो सके और स्वस्थ जीवन वो बिता सके। नमस्ते, धन्यवाद।